हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और ये यूजीसी नेट में आता ही आता है। आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको फ्रेम होके मिल ही जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस के जो कंटेंट है वो इसमें दिए हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप उसे कर दोगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम कोई भी नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, यानी कि कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक रस्म अदा करते हैं। रस्म ये है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक थॉट से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा मन लगा रहे ना और हम काफ़ी लाइट फील करें, हमें लगे ही ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो आज की हमारी थॉट क्या रहने वाली है देखते हैं। पर्सनली मुझे थॉट्स बहुत पसंद है। ओके, नाउ आज की हमारी थॉट है, विनर्स आर लूजर्स हु गॉट अप एंड गिव इट वन मोर ट्राई। यानी कि विनर्स वो लोग नहीं होते जो अलग प्लैनेट से आते हैं, वो तो एलियंस होते हैं ना, उनकी छोड़ो। तो विनर्स कौन होते हैं एक्चुअली? विनर्स वो लोग होते हैं जो कभी भी अपनी चीज़ों में हार नहीं मानते, कभी भी अपनी चीज़ों में गिव अप नहीं करते हैं। चाहे उन्हें कितने ही ट्राई क्यों ना देने पड़े, वो ट्राई देते हैं, बट कभी अपनी चीज़ों में वो शांत नहीं बैठते, कभी अपनी चीज़ों में वो कि यार मैं छोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको डाउन फील हो रहा है, जिनको लग रहा है कि अगर मान लो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक वो फेज़ आता है, एक वो टाइम आता है व्हेन यू फील लो। जब आपका 1 मार्क से रह जाए, जब आपका 2 मार्क से रह जाए, या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डायलीमा की कंडीशन में चले जाएं, यू फील ओवरवेल्म्ड कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करूँगा, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, मुझे तो कहीं से गाइडेंस ही नहीं मिल रही है यार, मैं तो गांव के एरिया से हूँ, मुझे तो सफिशेंट कंटेंट ही नहीं है, इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैं कैसे कम्पीट करूँगा। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके मन में कभी ना कभी ये बात आई है और उनको ये फीलिंग आई है कि वो लूज़र हैं, तो गाइज ट्रस्ट मी, लूजर्स वो लोग होते हैं जो इस फीलिंग को मन में रख के बैठ जाते हैं और इसको अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर एक एंथुजियाज़म है, एक ज़ील है, एक आग है चीज़ों को करने की, हाँ यार मुझे उठना है, मैं गिर जाऊंगा लेकिन गिर के मेरे अंदर एक तरीके से वो ज़ील है कि मैं गिर के वापस से उठूंगा, मैं कभी भी अपनी चीज़ों में गिव अप नहीं करूंगा, मेरा सपना है ना तो मैं उसे अचीव करूंगा, अगर मैंने सपना देखा है तो जिम्मेदारी मेरी है उसे पाने की, तो मुझे कितनी भी बार उठना पड़े, मुझे कितना भी हार्ड ट्राई क्यों ना देना पड़े, बट आई विल ट्राई। ओके, देन यू आर अ विनर। तो एक जीत तो आपने अपने मन में पा ली है, बस उसे फिजिकल वर्ल्ड में और पाना है। तो दैट इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ माई थॉट, आई होप यू लाइक इट। ओके, नाउ चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और यूट्रोफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। एक्चुअली यूट्रोफिकेशन जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, यूट्रोफोस से। यूट्रोफोस का मतलब होता है वेल नरिश्ड, मतलब कि यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली इसमें ना मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसका नाम था, टाइटल था ट्रॉफिक स्टेट ऑफ द लेक। ट्रॉफिक स्टेट ऑफ द लेक का जो एक तरीके से लिंक है वो मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ट्रॉफिक स्टेट ऑफ द लेक में मैंने काफ़ी सारी स्टेट्स लेक्स की बात की थी, तो उसमें एक लेक थी यूट्रोफिक लेक। यूट्रोफिक लेक में ही ये फिनोमिना होता है यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, इट इज़ अ वेल नरिश्ड, जैसे हमने बोला। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं लेक में एक्सेसिव अमाउंट में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स की यानी कि मैक्रोफाइट्स मतलब वो प्लांट जो वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे मैक्रोफाइट्स की, बहुत सारे प्लांट की उस वाटर बॉडी में ग्रोथ हो जाती है एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इस वजह से फिनोमिना होता है यूट्रोफिकेशन का। ओके, जैसे रिवर में भी, लेक में भी, कोई भी वाटर बॉडी में हो जाएगा, मतलब ओके मतलब छोटी वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं ओशन में। लाइक रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना हो जाता है। क्या मिट्टी में भी होता है? हाँ जी, ये मिट्टी में भी होता है। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम वीडियो में आगे चलते जाएंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटेल में, कारण क्या है यूट्रोफिकेशन की, होता क्यों है यूट्रोफिकेशन। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अच्छा ये तो गलत सा लग रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब कि जो न्यूट्रिएंट है वो तो हमारे लिए अच्छे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्यों है? देखिए, प्रॉब्लमेटिक इसलिए है, मानो कि आप जो है कोई भी चीज़ है जो आप अति करते हो किसी चीज़ की, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है ना। मतलब जैसे कि सपोज करो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो किसी डिजीज़ को आप क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो एंटीबायोटिक एक हद तक काम करेगी ना, उसके बाद तो एक तरीके से वो जो पैथोजेंस है वो भी एक तरीके से
एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लेंगे, वो भी एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि न्यूट्रिएंट्स अगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट एक्सेसिव अमाउंट में किसी वाटर बॉडी में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। कौन से न्यूट्रिएंट, अब ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। कौन से न्यूट्रिएंट, मेन जो न्यूट्रिएंट है हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो यूट्रोफिकेशन के फिनोमेना को ट्रिगर करते हैं, बढ़ाते हैं, या उनकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं एक तरीके से प्लांट के लिए। तो जब इन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी या इन न्यूट्रिएंट्स का एक तरीके से कंटेंट या क्वांटिटी एक तरीके से वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी वाटर बॉडी में जाती है, तो वहाँ पे प्लांट लाइफ और ज़्यादा फ्लोरिश करती है और ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन फिनोमेना होता है। तो वही चीज़ बोली गई है कि व्हेन वाटर बॉडीज आर ओवरली एनरिच्ड विद दीज न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो हमारी वाटर बॉडी ओवरली एनरिच्ड बहुत ज़्यादा इन न्यूट्रिएंट से भर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गे, प्लैंक्टन्स और अदर सिंपलर प्लांट लाइफ की ग्रोथ होती है। मतलब कहने का है कि जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और एक तरीके से फॉस्फोरस और इस तरीके के न्यूट्रिएंट, जब मेनली नाइट्रोजन फॉस्फोरस किसी वाटर बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एल्गी की ग्रोथ होगी सबसे पहले। एल्गी मतलब कि एक तरीके से जो एल्गी हैं और प्लांट्स हैं, यानी कि जो वहाँ पे छोटी छोटी प्लांट लाइफ है, जैसे एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो ये छोटी छोटी जो प्लांट लाइफ है वहाँ पे ग्रो होगी पहले, ठीक है। अब जब प्लांट लाइफ वहाँ पे ग्रो होगी तो उसे खाने के लिए वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ग्रो हो गए, उसे खाने के लिए वहाँ पे कौन आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, यानी कि जू प्लैंक्टन्स भी आएंगे। तो कहने का मतलब है वो जो वाटर बॉडी है वो काफ़ी फ्लरिश्ड हो जाएगी बायोटा से, बायोटा मतलब लाइफ से, उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स, काफ़ी सारे एनिमल आ जाएंगे। इनिशियल स्टेज में तो ये अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये काफ़ी, इसमें काफ़ी ज़्यादा बायोटा है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ है ना, लेकिन एक टाइम के बाद वो जो है सफोकेट कर देगा उस वाटर बॉडी को। तो ये है, तो सबसे पहला तो कारण है कि एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि मेनली है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सेकंड है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है फिर आते कहाँ से है, मतलब कि ऐसे थोड़ी ये कहीं से भी आ जाएंगे। देखो इनका जो मेन कारण है ये है फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो ना, पोटाश यूज़ करते हो और यूरिया वगैरह यूज़ करते हो, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी आप फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस से रिलेटेड अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, तो वहाँ से ही ये एक तरीके से बह के, पानी में बह के ये वाटर बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अनट्रीटेड सीवेज, मतलब कि जो आपका एक्सक्रिएटरा है अगर वो अनट्रीटेड है, यानी कि आपने उसे क्लीन नहीं किया है या उसे इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन नहीं किया और सीधा के सीधा उसे इसी तरीके से वाटर बॉडी में बहा दिया है, तो वहाँ से जो कंटेंट आएगा वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो एक तरीके से मिक्स हो जाएगा वाटर बॉडी में, वहाँ से आएगा। डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फोरस, ऐसे डिटर्जेंट जिनमें फॉस्फोरस है और उस आपने कपड़े धुले, मानो कि कुछ लोग होते हैं ना कि नदी के आसपास ही कपड़े धुलते हैं, तो वो पूरा कंटेंट फॉस्फोरस उसमें चला जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, मतलब कि आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यूरिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप पोटाश के रिलेटेड जो भी फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल वाइडली यूज़ होते हैं, तो वहाँ से जो भी पानी निकल रहा है वो बह के कहीं ना कहीं रिवर बॉडी में अल्टीमेटली और लेक्स में वो जा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो आपका भूसा हो या एक तरीके से हस्क हो, जो भी वहाँ से वेस्ट निकलता है और वो वाटर बॉडी में जाता है, तो वहाँ से वो नाइट्रोजन कंटेंट उसमें मिलता है। फिर हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी निकल रहा है और आपने उसको वाटर बॉडी में डंप कर दिया, तो वहाँ से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट आपको वाटर बॉडी में डंप हो जाएगा। ये कुछ रीज़न थे यूट्रोफिकेशन के कि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मेनली रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट आपकी वाटर बॉडी में बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, उसके कारण ये हैं सारे, ठीक है। मूविंग ऑन टू कि यूट्रोफिकेशन जो है हमारे पास मेन 2 टाइप के होते हैं। यूट्रोफिकेशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन, एक होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, एंथ्रो इज समथिंग रिलेटेड टू एंथ्रोपोजेन इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो यूट्रोफिकेशन है दैट इज कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि जो हम लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से या ह्यूमन बींग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनकी वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट निकल रहा है और वो वाटर बॉडी में जा रहा है, तो यूट्रोफिकेशन हो रहा है।
है, तो इसलिए यूट्रोफिकेशन क्योंकि किन की एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, ह्यूमन बींग्स के, तो इसलिए उसको एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन की कैटेगरी में हम डालते हैं। जैसे कि सपोज करो एग्रीकल्चर फार्म से, मान लो कि एग्रीकल्चर कौन करते हैं, नेचर तो नहीं करते हैं ना खुद से, हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम लोग वेस्ट एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग उस वेस्ट को डंप करते हैं पानी में, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन का कंटेंट अगर एग्रीकल्चरल फार्म से जा रहा है या लॉन्स वगैरह से जा रहा है, ठीक है, सपोज करो पार्क वगैरह है, तो आपने वहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, तो वहाँ से जब उनका कंटेंट बह के पानी में जाएगा या लेक में जाएगा, रिवर में जाएगा, तो वो आपका एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन बोला जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि जब ये एक्वस इकोसिस्टम, अच्छा एक्वस इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वस इकोसिस्टम मतलब कोई भी वाटर बॉडी जो पानी वाली वाटर बॉडी है, ठीक है ना, मतलब पानी वाली होगी वाटर बॉडी, तो एक्वस वाटर बॉडी समथिंग रिलेटेड टू मतलब विद दैट लेक रिवर, उसी को बोला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब क्योंकि फार्म से, लॉन से, एग्रीकल्चर फील्ड से ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट पूरा वहाँ से गया है, वहाँ से सप्लाई हुई है, वो जब रिवर बॉडी में जाएगा, वो जब लेक में जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ होगी, एल्गी की ग्रोथ होगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर जू प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं रहने वाले उसमें रिवर्स में और लेक्स में, वो आ जाएंगे, जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बायोटा हो जाएगी एक तरीके से पानी में, वाटर बॉडी में, तो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगी, तो तब हम बोलेंगे कि ये एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन है। नाउ मूविंग ऑन टू, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे ऐसे सपोज करो ये वाला जो पोर्शन है, ये कोई वाटर बॉडी है, जिसे हमने बोला था ना एक्वस बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, जैसे कि खेती बाड़ी से जो भी आपके फर्टिलाइजर्स का पानी आ रहा है बह के, प्लस लाइफ स्टॉक से, लाइफ स्टॉक रन ऑफ मतलब कि जैसे कि आपने मुर्गी पालन करते हैं और वहाँ पे भैंसें वगैरह रख रखी हैं, गाय भैंसें हैं, तो उधर वाला डेयरी वगैरह जो है, तो उधर से जो भी पूरा प्रोडक्ट आता है, एक तरीके से जो वेस्ट आता है, वो पूरा का पूरा अगर पानी में आके पूरा वाटर बॉडी में गिर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अर्बन रन ऑफ, अर्बन मतलब कि जो शहरी इलाकों से जो भी पाइपलाइंस वगैरह वो कनेक्ट कर देते हैं ना पानी से, वहाँ से आ रहा है, तो सब ये एंथ्रोपोजेनिक में है, क्योंकि ये सब मैन मेड है, मैन की वजह से हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहा है। फिर ये रेजिडेंशियल रन ऑफ, रेजिडेंशियल रन ऑफ का मतलब है कोई भी एक कॉलोनी है, कॉलोनी से पूरे सारी पाइपलाइन जोड़ के सीधा का सीधा आपने उसे पानी में जोड़ दिया, तो ये वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस अगर ट्रिगर हो गई, तो उसको आप बोलोगे एंथ्रोपोजेनिक। फिर आता है हमारा नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन का मतलब है वही है कि मतलब यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस ट्रिगर तो हो रही है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। अब वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगर ह्यूमंस की वजह से आ रहा है, तो आपने उसे एंथ्रोपोजेनिक बोला, लेकिन अगर वो जो है नेचुरल इवेंट्स की वजह से आ रहा है, नेचुरल इवेंट्स की वजह से आ रहा है, तो आप उसको नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलोगे। मान लो कि न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड कैन बी वॉश्ड अवे इन द फ्लड एंड डिपॉजिट इनटू द लेक एंड रिवर। मान लो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो कंटेंट है, जैसे मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एक तरीके से, ठीक है, मतलब मिट्टी में मिनरल्स होते हैं ना जैसे, या फिर कोई रॉक है, फॉस्फोरस है उसमें या नाइट्रोजन है, और बहुत ज़्यादा बारिश आई, रेन आई, रेन की वजह से फ्लड आ गई, और वो पूरा का पूरा कंटेंट मिट्टी बह के कहाँ पे चली गई, नदी में चली गई, वो पूरी की पूरी नदी में चली गई। तो कहने का मतलब है कि वो नेचुरल फोर्स से डिराइव हुई है, यानी कि फ्लड से डिराइव हुई है, और फ्लड एक नेचुरल फोर्स है, हमने उसको ट्रिगर नहीं किया है, ठीक है। तो जब वो इस तरीके से जाती है रिवर बॉडी में या वाटर बॉडी में या एक्वस बॉडी में, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो आप उसे बोलोगे कि नेचुरल तरीके से हुआ है, यानी कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन है। These water bodies become overly enriched with nutrients like enabling excess growth of algae and other simple plant life। यानी कि वही है कि फिर उसमें क्या हो जाएगा कि एक्सेसिव न्यूट्रिएंशन की वजह से, ऐसा नहीं है कि एकदम से नाइट्रोजन गया एकदम से एल्गी आ गई, मतलब जब वो बहुत अमाउंट में हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एल्गी ब्लूम होगी, और एल्गीज आएगी, और एल्गी आएंगी, और ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ेगा, और ज़्यादा एक तरीके से एल्गी आएंगे, तो फिर से वो पूरा का पूरा लेक यूट्रोफिक लेक हो जाती है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है, वो बहुत स्लो होता है एंथ्रोपोजेनिक के कंपैरिजन में। सिंपल से शब्दों की बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो फ्लड है, वो डेली डेली तो आती नहीं है, डेली डेली तो न्यूट्रिएंट बहते नहीं है, है ना। अब ह्यूमंस ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, ह्यूमंस का जो सीवेज वाटर है वो डेली आता है, इंडस्ट्रीज से डेली वाटर आता है, लेकिन फ्लड तो डेली डेली नहीं आती। तो वहाँ से अगर मतलब महीने में 1-2 बार अगर सपोज करो नाइट्रोजन का कंटेंट चला भी गया, तो वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। यानी कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन या नेचुरल एजिंग जो होती है लेक की, वो बहुत लंबे टाइम बाद होगी, यानी कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन बहुत लंबा टाइम लेता है, जबकि एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन बहुत फ्रिक्वेंट होता है और बहुत कम टाइम में होता है, ये बोला गया। नाउ मूविंग ऑन टू, जैसे कि हमने बताया कि रन ऑफ जो है
फ्लड की वजह से अगर आता है तो उसको नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। एक बार इसको देख लेना। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा ये रन ऑफ गया नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। जब पूरे के पूरे एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से उसको एल्गल ब्लूम बोला जाता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जब एल्गी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाएगी तो जो सनलाइट आएगी ऊपर से वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट नीचे पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी लोअर या बेंथिक जोन में। तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और वहाँ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ना उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में, ना ही उन्हें सनलाइट मिल रही है। एक बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है बेसिकली नतीजे, या फिर एक तरीके से बुरे इफेक्ट, या एक तरीके से अब यूट्रोफिकेशन हो गया है ना, तो अब क्या होगा उस वाटर बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे। यूट्रोफिकेशन जो है ना, उसकी वजह से उसमें क्या होता है एक्सेसिव ग्रोथ होती है एल्गी की किसी भी वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा जब एक्सेसिव ग्रोथ होती है किसी वाटर बॉडी में एल्गी की। एक बार मैं दिखा देती हूँ उसको। देखो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। ये एक वाटर बॉडी थी या कोई लेक थी, तो उसमें पूरे पे ना एल्गी ग्रो हुई, और जब आप हाथ में पानी लोगे तो आपको ग्रीन ग्रीन पानी आएगा, क्योंकि पूरे में एल्गी ग्रोथ हो रखी है, तो आपके हाथ में भी एल्गी आएगी। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो हो जाती है एल्गी तो उसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्योंकि वहाँ पे क्या होगा एल्गी ग्रो हो रही है, तो एल्गी की वजह से वहाँ पे आने वाले जो भी जू प्लैंक्टन्स है, यानी कि एल्गी को खाने वाले जो भी वहाँ पे एनिमल्स होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाएगी उन एनिमल्स की, या एल्गी की जब डेथ हो जाएगी, तो वो कहाँ बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, बेड पे गिर जाएगी, यानी कि सी बेड, लेक जो लेयर है, लेक का जो नीचे वाला बेड है। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे देखिए ये वाला, जैसे सपोज करो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्गल ग्रोथ होगी, तो वो एल्गी नीचे आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एक तरीके से गिर जाएगी। यहाँ पे जब वो गिर जाएगी तो ये एल्गी जब डाई हो जाएगी तो वो नीचे एक तरीके से गिर जाएगी। तो उस पर कौन एक्ट करेगा, उस पर एक तरीके से बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे, या डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, या माइक्रोब जो भी आप बोलते हो जो डिकम्पोज करते हैं, तो वो उस पर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे। तो वो डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से डिकम्पोज करेंगे उसको, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। पानी में रहने वाली, पानी में होने वाली जो ऑक्सीजन है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो कंज्यूम एक तरीके से उसको एल्गी को डिके करेंगे। ठीक है, और जब वो उसकी हेल्प से डिके करेंगे तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, खत्म होने लगेगी, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगेगा वाटर बॉडी में। समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा एल्गी गिरेगी, जितनी ज़्यादा एल्गी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा एल्गी की डेथ भी होगी। इसको समझ लेते हैं ऐसे। देखो जितनी ज़्यादा एल्गी ग्रो होगी उतनी ज़्यादा एल्गी नीचे आएगी, यानी कि बेंथिक जोन में। बेंथिक जोन मतलब जो नीचे वाला जोन होता है, लाइक जैसे कि कोई भी लेक है, लेक में जो सबसे नीचे वाला बेड लेयर जो है, बिल्कुल लोअर लेयर जो है, तो वहाँ पे ज़्यादा एल्गी गिरेगी, है ना। जब वो एल्गी गिरेगी तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करेंगे। जब बहुत सारे बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करेंगे तो वो उसे डिके करेंगे या डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वो डिजोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है। अब ज़्यादा एल्गी ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे, तो उसका मतलब पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, ये बोला गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दे कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन, तो सारी ऑक्सीजन को एक तरीके से कंज्यूम कर लेंगे। यूट्रोफिकेशन की वजह से फिर क्या होता है, कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, सिचुएशन ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से क्योंकि अब ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होने लगी बैक्टीरियाज को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं डिके करने के लिए, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लाइक बेंथिक जोन में। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस वाटर बॉडी में ना हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं उसमें, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे, प्लांट थे, वो भी मरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिली। क्योंकि जो एक तरीके से एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले या पानी में रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ही तो लेते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। तो जब पानी में ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो गई है, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उनकी डेथ होने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गी। और क्या होता है, और यूट्रोफिकेशन की वजह से, क्योंकि
ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एनिमल्स वहाँ पे ग्रो होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन की वजह से गैसेज निकलती हैं, जैसे कि मीथेन रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ऐसी बदबूदार गैसेज रिलीज़ होती हैं। ठीक है, बदबूदार गैसेज रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, बहुत गंदी बदबू भी आती है वहाँ से। तो कहने का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेस होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम हो जाएगी, यानी कि एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा, एल्गल ब्लूम की वजह से वहाँ की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तीसरा, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाली प्लांट्स और एनिमल है उनकी डेथ हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल की डेथ होगी तो और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, और ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, फिर और ज़्यादा उसमें से बदबू आएगी, और ज़्यादा उसमें से एक तरीके से बुरी सिचुएशन हो जाएगी। और एक तीसरा और एक रीज़न है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे देखिए, पूरी की पूरी ये जो वाटर बॉडी है एक तरीके से कवर हो गई है ग्रीन कलर की शीट से, इसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं, पूरी की पूरी एल्गी से कवर हो गई है वाटर बॉडी। तो इसमें क्या होगा कि सनलाइट जो है, सूरज की जो किरणें है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी नीचे वाली लेयर में, नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी वो, और ना ही ऑक्सीजन जा पाएगी नीचे, तो यानी कि ऑक्सीजन भी डिजोल्व नहीं हो पाएगी, और एक तरीके से सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो उसकी वजह से वहाँ पे रहने वाली जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी सफोकेट हो जाएगी, एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, और यहाँ पे कोई भी एनिमल और प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आए, जिनकी वजह से यहाँ पे एल्गल ब्लूम हुआ। एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़े, डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया, और फिर लास्ट में उस बॉडी की सिचुएशन क्या हो जाती है, उस बॉडी की सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि वहाँ पे वो वाटर बॉडी किसी भी प्लांट या एनिमल को या किसी भी बायोटा को सस्टेन करने में अनेबल होती है, यानी कि किसी भी बायोटा को वो अपने अंदर सर्वाइव नहीं करा पाती, और वो कंप्लीटली डेड हो जाती है, और उसमें से बदबू आने लगती है। तो ये फिनोमिना है पूरा यूट्रोफिकेशन का, और यहाँ से क्वेश्चन जो पॉसिबल फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। थैंक यू, बाय बाय।